अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस बाय ज़ीशान हफीज़। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और रोज़ाना की बेसिस पर अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे होंगे। आज क्लास 12 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने इस वक्त मौजूद है जिसका नाम है रिलेटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा। कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन हो, चाहे वो स्क्वायर फॉर्म में हो, चाहे वो क्यूबिकल फॉर्म में हो, चाहे वो लोगैरिथम की फॉर्म में हो, चाहे वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, अगर हमें उसका मैक्सिमा यानी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमा यानी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो हम किस तरह से फाइंड करते हैं। एक छोटा सा प्रोसेस है जिसमें हमें 5 स्टेप्स से इसकी टेस्टिंग करवानी पड़ती है, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है कि अगर कभी हमारे पास कोई फंक्शन मौजूद हो एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में, यानी कोई भी फंक्शन हो, एफ ऑफ एक्स इज साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एफ ऑफ एक्स इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स वाई जेड, कोई भी अगर हमारे पास फंक्शन मौजूद हो तो हमें उसका 2 मरतबा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। पहले उसका सिंगल डेरिवेटिव लेंगे, फिर हम उसका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यानी सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे। जब हम ये 2 डेरिवेटिव ले लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम एक हेडिंग लिखेंगे छोटी सी, फॉर रिलेटिव वैल्यूज़। और हम क्या करेंगे बेटा, जो पहला डेरिवेटिव होगा उसको किसके इक्वल सपोज कर लेंगे, 0 के इक्वल। जब हम उसको 0 के इक्वल सपोज करेंगे ना, तो वहाँ से इन सम केसेस हमारे पास कोई एक वैल्यू, इन सम केसेस हमारे पास 2 वैल्यूज आ जाएंगी। उन दोनों वैल्यूज़ को, वो सपोर्टिव वैल्यूज़ हैं जिनके ज़रिए हम मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। उन दोनों वैल्यूज़ को उठाकर स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, जो आपने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर रखा होगा स्टेप नंबर 2 के अंदर, ठीक है। पहले आपने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, फिर आपने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, और जो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर रखा होगा उसके अंदर यहाँ से आने वाली एक या दोनों वैल्यूज़ को एक एक करके पुट करेंगे। पुट करने के बाद अगर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आ गया तो आपका फंक्शन होगा मिनिमम। जी, पॉजिटिव आया तो क्या होगा, मिनिमम। और अगर वहाँ से आपका आंसर नेगेटिव आ गया तो आपका फंक्शन क्या होगा बेटा, मैक्सिमम। अब सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन इसको ही हम सवालों के अंदर वेरीफाई भी करेंगे कि हमारा जो भी फंक्शन है, अगर वहाँ से आंसर हमारे पास पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव आंसर पे मिनिमम है, नेगेटिव आंसर पे फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है। और जब इन 4 स्टेप से आप गुजर जाएंगे तो आपको फाइनल रिलेटिव वैल्यूज़ यानी मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही वैल्यूज़ जो कि आपने स्टेप नंबर 3 से यहाँ हासिल करके सेकंड डेरिवेटिव में पुट किए हैं, उसे गिवन क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। मैं एक मतलब फिर से पूरा टॉपिक रिपीट करता चलूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा बेटा, स्टेप नंबर 1 में एक मरतबा डेरिवेटिव लेंगे, फिर उसी का सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, फिर हम पहले डेरिवेटिव को 0 के बराबर सपोज करते हुए वहाँ से एक या दो रिलेटिव वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, उन्हें पहले सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करेंगे, और फिर उन्हीं वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे बेटा, गिवन क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे जो कि हमारे पास सवाल मौजूद था। ये हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 1 और पेज नंबर है जिसका आपके पास 127। इससे पहले मैं ये एक बात आपको बताता चलूँ कि ये जो अभी आप लोगों की सेकेंड ईयर की नई बुक आई है, इससे पहले जो बुक हम कई सालों तक पढ़ते और पढ़ाते रहे हैं, मैं 12 साल से वो बुक पढ़ा रहा हूँ। कम से कम 12 साल से इस टॉपिक का एक सवाल लॉन्ग सेक्शन में हर साल पूछा जाता है, तो एक्सपेक्टेड है इस मरतबा भी 8 नंबर का एक लॉन्ग सवाल इसमें से पूछा जा सकता है। सवाल है हमारे पास x की पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर, और कह रहे हैं फाइंड करें इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो याद होना चाहिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि स्टेप नंबर 1 में हम उसका फाइंड करेंगे डेरिवेटिव। जब आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा बेटा 4x का क्यूब। जब माइनस 8x स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस 16। ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, जो यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव आया उसी का हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यानी सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। 4x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 12x स्क्वायर, 16x का डेरिवेटिव होगा 16। और फिर जब ये दोनों स्टेप्स हम कर लेंगे तो हम क्या करेंगे बेटा, एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए मैंने बताया पहले डेरिवेटिव को 0 के बराबर सपोज कर लेंगे। ये मैंने पहले डेरिवेटिव की वैल्यू जो कि यहाँ पर थी 0 के बराबर सपोज की, 4x का क्यूब और 16x में से मैंने 4x को कॉमन निकाला तो अंदर मेरे पास बच गया क्या बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4। ये 4x 0 के बराबर है, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट भी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड होगा तो x की एक वैल्यू आ गई हमारे पास 0। इसी तरीके से ये वाले -4 को जब हम उस तरफ लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4। और अगर हम स्क्वायर हटाना चाहते हैं तो स्क्वायर हटाने के लिए हमारे पास एक ही प्रोसेस है, वो होता है अंडर रूट ऑन बोथ साइड। जब हमने अंडर रूट बोथ साइड किया तो हमारे पास क्या हो गया बेटा, ये हो गया प्लस माइनस का 2। इन दोनों वैल्यूज़ को उठाकर मैंने आपसे क्या बात की कि सबसे पहले पुट करते हैं इसको सेकंड डेरिवेटिव में। तो देखें भाई, सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके देखते हैं। सबसे पहले मैं 0 पुट कर रहा हूँ। जब मैं 0 पुट करूँगा इस सेकंड डेरिवेटिव के अंदर, जो कि मेरे पास क्या आया था अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, वो है 12x का स्क्वायर और माइनस का 16। इस सेकंड डेरिवेटिव के अंदर जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 12x का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर माइनस 16।
12 इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो, ज़ीरो माइनस 16 इज़ माइनस 16। हमने ये भी बात डिस्कस की कि अगर हमारा आंसर क्या आ जाता है बेटा, नेगेटिव आता है तो हमारा फंक्शन मैक्सिमम होता है, और अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आता है तो हमारा फंक्शन क्या होता है बेटा, मिनिमम होता है। तो ज़रा देखें हमारी वैल्यूज़ किस तरीके से आ रही हैं। एक मरतबा पुट करने पर हमारे पास आ गया है माइनस 16। जब हमने यहाँ पर ये x की वैल्यू +2 पुट की तो हमारे पास कितना आ गया बेटा, 32। इसी तरीके से जब आप x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 32। अब एक पॉइंट ऐसा है -16 जहाँ पर फंक्शन मैक्सिमम है, और दो पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर फंक्शन क्या है आपके पास, मिनिमम है। तो x के ऊपर भी वैल्यू आ गई है 32, यानी 2 के ऊपर भी, और -2 के ऊपर भी आ गई है आपकी वैल्यू 32। जब ये सारा का सारा काम हो जाता है तो इसके बाद हम ये सारा काम कर क्यों रहे हैं, पहले वो भी तो समझना बहुत ज़रूरी है। स्टेप नंबर 1 में आपने क्या किया, आपने डेरिवेटिव फाइंड किया। स्टेप नंबर 2 में आपने अगेन डेरिवेटिव फाइंड किया। स्टेप नंबर 3 में आपने पहले डेरिवेटिव को 0 लेते हुए आपने वैल्यूज़ फाइंड की। स्टेप नंबर 4 में आपने सेकंड डेरिवेटिव के अंदर वैल्यूज़ पुट करके एक स्टेटमेंट पास की कि भाई मैं कह रहा हूँ फंक्शन इस पॉइंट पे मिनिमम होगा और फंक्शन इस पॉइंट पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब सामने वाला बंदा ये कह सकता है कि भाई आप जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, और आप अपनी बात पे डटे नहीं, बोले नहीं मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, यहाँ मैक्सिमम है और यहाँ मिनिमम है। वो कहे नहीं मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम है। तो स्टेप नंबर 5 उस बात की क्लैरिफिकेशन, वेरिफिकेशन है कि आपने जो स्टेटमेंट पास की है कि फंक्शन कहाँ मैक्सिमम होगा, कहाँ मिनिमम होगा, क्या वाकई फंक्शन वहीं पर मैक्सिमम और मिनिमम हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो उसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास जो भी आंसर आया है हम उसे उठाकर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास x की पावर 4 माइनस 8x का स्क्वायर। तो जब हमने इसके अंदर वैल्यू पुट करी x की पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर में, तो पहला आंसर तो आपके पास आ गया बेटा 0। कितना आ गया, 0। अब मैं ये नहीं बता सकता, इस वक्त तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन जब तक मेरे पास कोई दूसरी वैल्यू नहीं आएगी मुझे क्या मालूम कि वैल्यू मैक्सिमम है कि मिनिमम। मैं आपसे कहूँ मिसाल के तौर पर बेटा ये बताएं आपकी एज कितनी है, तो आपने मिसाल के तौर पर कहा सर मेरी एज है 18 ईयर्स, 19 ईयर्स या 20 ईयर्स। मैं कहूँ बताओ आपकी एज मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो आप पहला सवाल पूछेंगे सर किसके मुकाबले में। मैं कहूँ भाई मेरे मुकाबले में, तो आप कहेंगे सर आपकी एज क्या है। तो अगर मैं आपको अपनी एज बता दूँ कि फॉर एग्जांपल मेरी एज 32 है, तो आप बोलेंगे सर मेरी एज तो मिनिमम है क्योंकि आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, मुझसे एज में ज़्यादा बड़े हैं। लेकिन मैं कहूँ कि नहीं, अपने छोटे भाई से कंपैरिजन करें जिसकी एज 15 ईयर्स है, तो आपकी जो 18-20 ईयर्स की एज है अब वो क्या है बेटा, मैक्सिमम। यानी ये समझ लें ये एक मार्कर है, इसकी कीमत है 20 रुपये। इसकी कीमत क्या है, 20 रुपये। मैं कह रहा हूँ बताओ ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है। अब आप बोलेंगे सर मुझे क्या पता, ये बताएं किसके लिए चेक करना है। मैं कहूँ भाई एक और मार्कर है ये, अब बताओ ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है। तो यकीनी तौर पर ये मार्कर महंगा है, ये मार्कर सस्ता है। जिसकी वैल्यू बड़ी है वो मैक्सिमम है, जिसकी वैल्यू छोटी है वो मिनिमम है। यानी मैक्सिमम या मिनिमम का क्राइटेरिया देखने के लिए ये लाजमी है कि हमारे पास वैल्यूज़ 2 या 2 से ज़्यादा हों, कम से कम 2 वैल्यूज़ तो हों। तो अभी हमारे पास एक वैल्यू आई है 0। अच्छा, हमने जब x की वैल्यू 2 पुट की तो हमारे पास सिंप्लीफाई करने पर आ गया है 16। जब हम x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से भी आ गया -16। अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं। देखो बेटा -16 से 0 बड़ा होता है। 2 आंसर आए हैं आपके पास -16 और एक आंसर क्या आया बेटा, 0। ये आया है 0 और ये दोनों आंसर क्या है, -16। तो इन दोनों से बड़ा होता है 0, लिहाजा 0 मैक्सिमम वैल्यू है और ये दोनों हमारे पास क्या हैं, मिनिमम वैल्यू हैं। यही इन तमाम सवालों का खुलासा है, चाहे कैसा भी फंक्शन सवाल में दिया जाए बेटा, यही 5 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, कोई छठा स्टेप नहीं है। अब आप ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पिछले 20 ईयर्स के पेपर में 4-5 मरतबा बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। और मज़े की बात यह है कि ये जो हम 8 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये इस मरतबा भी लास्ट वीक जो NED यूनिवर्सिटी का टेस्ट हुआ, उस NED यूनिवर्सिटी के टेस्ट में 1 नंबर का MCQ आया हुआ था, जिसको आपने 45 to 50 सेकेंड में जिसका आंसर देना था। तो बहरहाल एप्टीट्यूड की क्लास में आप लोगों ने मुझसे डायरेक्ट टेक्निक सीखी हुई है, अभी हम पूरा का पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे। ये हमारे पास एक फंक्शन है बेटा, इस फंक्शन का हमने पहला डेरिवेटिव फाइंड किया, x³ का हो गया 3x स्क्वायर, 9x स्क्वायर का हुआ 18x, 15x का डेरिवेटिव है 15। जब हमने इसका अगेन डेरिवेटिव फाइंड किया तो 3x स्क्वायर का हो गया 6x, 18x का डेरिवेटिव हो गया हमारे पास -18।
फिर से वही स्टेप नंबर 3 फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज। अगर हमें दो वैल्यूज एक्सट्रीम फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे बेटा, हमने पहले डेरिवेटिव को 0 के बराबर लेते हुए यहाँ से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी, हमने इसमें से 3 कॉमन निकाला तो बन गया x² माइनस 3x प्लस का 5। इसको मिडिल टर्म ब्रेक करवा के जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास दो आंसर आ गए। अब हमने इन दोनों को उठाकर सबसे पहले कहाँ पुट करना होगा बेटा, सेकंड डेरिवेटिव के अंदर। हम थोड़ा सा तेजी से चल रहे हैं क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में एक सवाल समझा चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 x इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या है भाई कि जब हम सेकंड डेरिवेटिव के अंदर यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6 × 1। अब बोलेंगे सर वेयर इज द सेकंड डेरिवेटिव, ये देखो भाई ये रहा सेकंड डेरिवेटिव 6x माइनस का 18। तो इस x की जगह पर एक मरतबा 1 पुट करेंगे, एक मरतबा यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, 5 पुट कर देंगे। तो जब मैं यहाँ पर 1 पुट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आया, 1 पुट करने पर आ गया -12। जब मैंने यहाँ पर 5 पुट किया तो 5 पुट करने पर मेरे पास आंसर आ रहा है बेटा प्लस का 12। ये मैं आपको दिखाता हूँ प्लस का 12। तो जब नेगेटिव आंसर आया तो आप कहेंगे कि सर फंक्शन मिनिमम है, मैक्सिमम है, और जब पॉजिटिव आंसर आएगा तो आप कहेंगे सर फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है। जब नेगेटिव आंसर है तो फंक्शन मैक्सिमम है, जब पॉजिटिव आंसर है तो फंक्शन मिनिमम। तो जब हम ये देख लेते हैं कि फंक्शन किस वैल्यू पर मैक्सिमम है, किस वैल्यू पर मिनिमम है, तो अपनी बात को वेरीफाई करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए, प्रूव करने के लिए हम उसी को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन था। वो था x³ माइनस 9x² प्लस 15x प्लस का 3। हमने उस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में, पूरी इक्वेशन में एक मरतबा 1 पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 10। हमने उसी के अंदर जब एक मरतबा 5 पुट किया तो सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास आंसर आ गया माइनस का 22। तो जो 10 है और ये एक वैल्यू 22 है, आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है 22 10 से छोटा होता है, 10 22 से बड़ा होता है। तो हमने इसको लिख दिया बेटा ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये हमारे पास क्या है, मिनिमम वैल्यू। यहाँ तक की तो बात हो गई क्लियर। अब जरा हम देखते हैं अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास आ जाए, जैसा कि एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 127 पे लिखी हुई है कि अगर मैं कहूँ कि भाई एक फंक्शन है sin x प्लस cos x, तो उसका पहला डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। sin x का डेरिवेटिव होता है cos x का होता है माइनस sin x। अगेन डेरिवेटिव फाइंड करेंगे cos x का माइनस sin x, ये माइनस हमने एज इट इज लिखा, sin का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए फिर से वही काम करेंगे, हम पूरे के पूरे फंक्शन को उठा के किसके बराबर पुट कर देंगे बेटा, 0 के बराबर हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो जब हम इस पूरे के पूरे फंक्शन को उठाकर 0 के बराबर पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ गया cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 0। अब ये cos x और sin x जब तक इनकी पावर 1 है, जब तक इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं बनता। इनका रिलेशन बनता है या तो स्क्वायर की फॉर्म में या तो टेंजेंट और कॉट की फॉर्म में। अगर मेरे पास लिखा हुआ आ जाए sin x अपॉन cos x तो ये टेंजेंट बन जाएगा, अगर लिखा हुआ आ जाए cos x अपॉन sin x तो ये हमारे पास कॉट बन जाएगा। अब हमने क्या किया, इस माइनस के sin x को यहीं पे छोड़ दिया, इस cos x को उठाया, वहाँ पे ले गए माइनस cos x हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, जहाँ पर कुछ नहीं होता बेटा वहाँ पर 1 बचता है। ये cos x जो कि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ का डिवाइड हो जाएगा, तो sin x अपॉन cos x का बन जाएगा बेटा टेंजेंट x, और टेंजेंट x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 1। तो टेंजेंट x की वैल्यू जो 1 आ गई है, x को वहीं पे छोड़ देंगे, टेंजेंट को यहाँ ले आके कर देंगे बेटा टेंजेंट का इन्वर्स, और टेंजेंट इन्वर्स 1 होता है हमारे पास 45 डिग्री। तो 45 डिग्री को जब हम रेडियन मेजर में ले जाते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास π/4। तमाम के तमाम बच्चे जानते हैं डिग्री को रेडियन मेजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो फर्स्ट ईयर से आप लोग पढ़ कर आ रहे हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। लेकिन अगर किसी को नहीं याद तो मैं आप लोगों को ज़रा बता दूँ कि जो भी कोई वैल्यू हमारे पास डिग्री में मौजूद होती है, कोई भी वैल्यू जो हमारे पास किस में मौजूद होती है, डिग्री में मौजूद होती है, उसे पाई से मल्टीप्लाई करवाते हैं और 180 से क्या करवा देते हैं बेटा, डिवाइड। तो 45 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 से डिवाइड करा देंगे, तो 45 को जब 180 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, यानी कि π/4 आपका आंसर आ गया। पर्टिकुलर एंगल के लिए मैंने आप लोगों को क्लास 11 में बहुत सारी ट्रिक समझाई थी कैसे होता है कि जब भी कभी हमारे पास टेंजेंट का कोई एंगल आ जाएगा और हमें दूसरा पर्टिकुलर एंगल चाहिए तो हमेशा हम उसके अंदर क्या प्लस करते हैं बेटा, 180 डिग्री यानी कि पाई। तो जब π/4 में पाई को प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5π/4। फिर से वही काम करना है। अब क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो आंसर भी हमारे पास रेडियन फंक्शन में आ रहा है, एंगल भी हमारे पास ऐसा आया। जब पॉलिनोमियल थी हमारे पास इक्वेशन तो हमारे पास आंसर भी नंबर की फॉर्म में आ रहा था। हमने क्या करना है, इस π/4 को उठाना और इस π/4 को उठाकर सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट कर देना है। जब हम इसको सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करेंगे तो माइनस sin π/4 हो जाएगा -1/2, माइनस cos π/4 हो जाएगा 1/2। ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का, जब इसका कॉन्जुगेट वगैरह लेंगे या आप चाहें तो उसको पूरे को एक साथ कैलकुलेटर में पुट कर देंगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा बेटा, -2। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम देखें हमारे पास 5π/4 एक और वैल्यू है। जब हम इस वैल्यू 5π/4 को उठाकर पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, ये माइनस sin 5π/4 माइनस cos 5π/4, इनकी वैल्यूज कैलकुलेटर से निकालेंगे और जब कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, √2।
तो हम ये कह सकते हैं कि एक वैल्यू आई नेगेटिव, जब वैल्यू नेगेटिव आती है तो बेटा फंक्शन मैक्सिमम होता है, जब वैल्यू पॉजिटिव आती है तो फंक्शन क्या होता है, नेगेटिव होता है। और जब हमारे पास हम ये देख लेते हैं कि फंक्शन मैक्सिमम किस पॉइंट पर है, फंक्शन मिनिमम किस पॉइंट पर है, जब हम इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, दोनों को उठाकर क्वेश्चन के अंदर पुट कर देते हैं। और अब ये थोड़ी सी मेहनत आप करेंगे क्योंकि मैं इससे थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड या इससे थोड़ा और इंपॉर्टेंट मुश्किल सवाल मैं करवाने लगा हूँ। ये मैंने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में, sin π/4 प्लस cos π/4 यानी sin 45 प्लस cos 45। यहाँ पर वैल्यूज़ निकाल के आप प्लस करेंगे, यहाँ आंसर लिख देंगे। तो एक आंसर मैक्सिमम आ जाएगा दोनों में से और एक आंसर क्या आ जाएगा बेटा, मिनिमम आ जाएगा। ये आपके पास दूसरी वैल्यू मौजूद है। पहले π/4 पुट करेंगे और उसके बाद क्या पुट कर देंगे बेटा, 5π/4 पुट करेंगे। तो चेक कर लीजिएगा कि कहाँ पर से आंसर मिनिमम आ रहा है और कहाँ पर से आंसर मैक्सिमम आ रहा है। मेरे बच्चों, आप लोगों की किताब में इस टॉपिक से रिलेटेड मैक्सिमा और मिनिमा से जितने भी सवाल मौजूद हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल है या जो पास पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा गया है बेटा, वो है e⁻x sin x। u इंटू वी का यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला लग रहा है। जब हमारे पास दो फंक्शन ऐसे हों, एक को हम कहते हैं u, एक को हम कहते हैं v, या एक को हम कहते हैं fx, एक को हम कहते हैं gx, लेकिन हमने दोनों फॉर्मूलों में से कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं करना। एक बहुत ज़बरदस्त सी मैं आप लोगों को ट्रिक सिखा रहा हूँ कि जब भी कभी ऐसा हो, ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है इस ट्रिक की, कि जब भी कभी ऐसा हो कि e के ऊपर पावर हो x और बराबर में कोई और फंक्शन मौजूद हो, यानी ऐसा लिखा हुआ है e⁻x fx, तो उसका डेरिवेटिव होता है e⁻x एज इट इज़, फंक्शन एज इट इज़ प्लस द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। यानी पहले e⁻x रखेंगे, फिर जो फंक्शन है उस फंक्शन को लिखेंगे और फिर फंक्शन का क्या ले लेंगे बेटा, डेरिवेटिव। तो ज़रा गौर से देखें, हमारे पास e⁻x और फंक्शन की वैल्यू कितनी है बेटा, sin x। तो मैंने e⁻x लिखा, पहले sin x लिखा, फिर फॉर्मूले का प्लस लिखा और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, cos x। अब फिर से जब मुझे सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना होगा तो मेरे पास फंक्शन यही का यही है, लेकिन अब e⁻x के बराबर में ये जो पूरा का पूरा ब्रैकेट है ना बेटा, ये आपका नया fx बन गया। ये fx है, तो पहले fx को एज इट इज़ कॉपी किया बेटा हमने और फिर इसका डेरिवेटिव ले लिया। sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x। ठीक है, दोनों डेरिवेटिव को यूज़ करना पड़ेगा। पहले हम पहले डेरिवेटिव को लेंगे, उसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, यहाँ से कुछ वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे जिनको हम कहते हैं सपोर्टिव एक्सट्रीम वैल्यूज़। तो हम क्या कर रहे हैं, जब मैंने पहले डेरिवेटिव को जीरो के बराबर लिया तो ये हो गया e⁻x sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। तो ये e⁻x भी जीरो के बराबर होगा, ये sin x प्लस cos x भी किसके बराबर होगा मेरे बच्चे, जीरो के बराबर। तो पहले e की पावर को जीरो के इक्वल सॉल्व कर लेते हैं। ये e की पावर में जो x है, इसे पावर से हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें लेना पड़ेगा टेकिंग ln ऑन बोथ साइड। ln से e क्या हो जाएगा, कैंसिल, और जब ln से e आपके पास कैंसिल हो गया तो आपके पास बच गया बेटा सिर्फ और सिर्फ x, और जब बचा है सिर्फ और सिर्फ x तो राइट हैंड साइड पे है ln 0। ln 0 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। अब अगर कोई वैल्यू वैसे ही इनफाइनाइट आ गई है तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि इनफाइनाइट वैल्यू किसी भी वैल्यू का मैक्सिमम या मिनिमम होना डिफाइन नहीं कर सकती, तो इस वैल्यू को हम सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, ये जो बराबर में sin x प्लस cos x है, बीसी कैटेगरी का आप सवाल कर आए हैं। cos x को वहाँ ले गया राइट हैंड साइड पर, यहाँ पर हमने इसको कर दिया माइनस का cos x को नीचे डिवाइड करवाया, यहाँ बच गया -1। ये हो गया टेंजेंट x इज इक्वल टू -1। फिर से हमने टेंजेंट की दो वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया, एक है -π/4 और इसके अंदर जब आप पाई को ऐड कर देंगे तो हमारे पास दूसरी पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू भी आ जाएगी। वो हमारे पास कितनी है बेटा, वो है हमारे पास 3π/4। तो एक वैल्यू आ रही है -π/4, दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का 3π/4। बिल्कुल सिमिलर वही काम, जब दो वैल्यूज आ गई, एक माइनस का π/4 और एक 3π/4, तो दोनों को उठाकर हमने पहले सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट किया। अच्छा, ये वाला जो स्टेप है ना, ये करके दिखाना ज़रूरी नहीं है, अगर आप सिर्फ यहाँ तक भी पुट कर लोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव आ रही है, जब वैल्यू पॉजिटिव होती है तो फंक्शन क्या होता है हमारे पास, मिनिमम होता है। हम इसी तरीके से जब हम 3π/4 की वैल्यू को यहाँ पर उठाकर पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर नेगेटिव आ जाएगा। जब आंसर नेगेटिव आएगा तो फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमम। पॉजिटिव आने पर मिनिमम होता है, नेगेटिव आने पर मैक्सिमम होता है। यही का यही काम हमने क्या करना है बेटा, उठाकर फाइनल इक्वेशन नंबर 1 जो कि आपका सवाल है उसके अंदर जब आप पुट कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। पहले हमने -π/4 को पुट किया तो ये बन गया e⁻−π/4 sin -π/4। जब इसको आप कैलकुलेटर में रख रहे हैं ना तो यहाँ पर आ रहा है -1.550, इसे कहते हैं मिनिमम वैल्यू, क्योंकि नेगेटिव आ गई है। ये क्या आ गई, नेगेटिव। अच्छा, इसी तरीके से दूसरी वैल्यू जब हम यहाँ पर 3π/4 पुट करते हैं तो मैंने देखें यहाँ पे जगह छोड़ी हुई, कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। डिग्री और रेडियन दोनों मेजर में सॉल्व करने पर ना आपकी बुक के पीछे जो आंसर लिखा हुआ है वो नहीं आ रहा।
लेकिन फंक्शन यही है। बुक के पीछे एग्जैक्टली सेम यही वैल्यू लिखी हुई है, लेकिन जब इसको कैलकुलेटर में रख के हम सॉल्व कर रहे हैं ना, तो जो बुक के पीछे का आंसर है वो नहीं आता, शायद कुछ प्रिंटिंग में गड़बड़ हो गई है बुक में, तो लिहाजा उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपके पास एक अदद पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। जब आंसर पॉजिटिव है तो मैक्सिमम, जब आंसर नेगेटिव है तो मिनिमम। अब बोलेंगे सर पॉजिटिव पे तो आपने कहा था, देखो बेटा जब सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो मिनिमम होता है। देखो उसी मिनिमम के ऊपर हमारे पास वैल्यू भी मिनिमम आई है। जब सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आती है मैक्सिमम होता है, तो देखो बेटा हमारे पास उसके ऊपर फंक्शन भी क्या आया है, यहाँ पर मैक्सिमम आया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। एक्सपेक्टेड है इस साल भी बोर्ड के पेपर में 8 नंबर का आने के लिए। और बिल्कुल लास्ट में अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का जो इस साल के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनका बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही आसान है, इसमें तो आप लोगों के पास बोनस है। अगर ये पेपर में आ गया तो समझ लें 8 नंबर की लॉटरी लगी है आप लोगों की। सिंपल सा एक फंक्शन है 2e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। हमने जब e की पावर x का डेरिवेटिव लेना होता है तो वो e की पावर x ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। जब e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस e की पावर x, ठीक है। अच्छा, फिर जब हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो 2 ऐसे ही रहेगा, e की पावर x ऐसे रहेगा, ये माइनस और माइनस मिलकर कितना हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया प्लस e की पावर माइनस एक्स। अगर आप गौर से देखेंगे ना तो ये घूम फिर कर फ़ायदा क्या हुआ भाई, फ़ायदा ये हुआ कि आपका इस सवाल में सेकंड डेरिवेटिव और जो सवाल है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो गए। तो याद करें अब तक सारे सवालों में हमने किया क्या है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ को फाइंड करने के बाद पहले हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते थे और सेकंड डेरिवेटिव में पुट करने के बाद उसे क्वेश्चन में भी पुट करते थे। तो भाई यहाँ पर तो सेकंड डेरिवेटिव और क्वेश्चन ही सेम हो गया है, मतलब एक ही जैसा काम 2 मरतबा करना है, मतलब कॉपी पेस्ट छपाई, और सवाल भी इंतहाई आसान। देखें बिना वक्त ज़ाय किए आगे बढ़ते हैं। अगर हम पहले डेरिवेटिव को 0 के इक्वल सपोज कर लें तो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है 2e की पावर x माइनस e की पावर x इज इक्वल टू 0। इस e की पावर x को नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए बेटा मैं फ्रैक्शन में लेकर आया। जब मैंने इसका एलसीएम लिया तो ये e की पावर x जाकर इस e की पावर x से मल्टीप्लाई होगा। e की पावर x बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, x प्लस x मिलकर कितना हो गया बेटा 2x, और ये जो e की पावर x यहाँ एलसीएम में डिवाइड हो रहा था वहाँ 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया बेटा 0 हो गया। ये जो प्लस माइनस का 1 है इसे उठाएंगे वहाँ लेकर चले जाएंगे तो ये वहाँ जाकर हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये प्लस का 1 हो जाएगा। और ये जो प्लस का 1 है इसको एज इट इज रखेंगे, 2 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इसे वहाँ ले जाकर क्या करवा देंगे डिवाइड, तो हमारे पास आ गया e की पावर 2x इज इक्वल्स टू 1/2। फिर से वही काम जो कि अभी 3-4 मिनट पहले हमने इसी लेक्चर में किया कि e को ख़त्म करने के लिए ln लेना पड़ता है। तो यहाँ पर भी मैंने क्या लिखा है बेटा, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड। जब मैंने ln ऑन बोथ साइड किया तो ये ln से e हमारे पास क्या होगा मेरे बच्चे, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ln और e आपस में क्या हो जाएंगे मेरे पास, कैंसिल हो जाएंगे, और राइट हैंड साइड पर आ गया मेरे पास ln 1/2। ln 1/2 की वैल्यू लेंगे ना तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है -0.693। ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है जब वहाँ जाकर डिवाइड होगा तो आंसर आ जाएगा -0.3465। अब मैंने कहा ना कि ये सवाल लॉटरी है। अब वो लॉटरी 2 तरीके से, भाई ये इकलौता एक अभी तक का वाहिद सवाल है जिसमें रिलेटिव वैल्यू एक आई है। हमेशा पहले डेरिवेटिव में पुट करने के बाद 2-2 3-3 वैल्यूज आ रही थी, यहाँ पर एक ही आई है। जब एक ही वैल्यू आई है तो मैंने क्या बताया, उसमें मैक्सिमम या मिनिमम नहीं होता, बस उसमें एक्सट्रीम वैल्यू होती है। अब वो जो एक ही वैल्यू आई है उसे हम क्या कहेंगे बेटा, वो हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू है। ज़रा ध्यान से देखें, हमने उसी एक इकलौती सिंगल वैल्यू को उठाना और उठाकर क्या करना है बेटा, पहले सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करेंगे और फिर फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर, और सेकंड डेरिवेटिव और पहला डेरिवेटिव क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो हमने इसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2.828, और जब हमने इसे गिवन क्वेश्चन के अंदर पुट किया तब भी हमारे पास क्या आ गया बेटा 2.828। ये था हमारा रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा का टॉपिक, जिसमें मैंने आप लोगों को तमाम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि इस साल बोर्ड के पेपर के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनके चांसेस मैक्सिमम है, वो मैंने आप लोगों को बता दिए। प्रैक्टिस करते हैं, होपफुली इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर में 8 नंबर का इसमें से पूछा जाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा टॉपिक था सेक्शन सी में पूछा जा सकता था, मैंने इसको कवर कर लिया बेटा। इसकी बहुत भरपूर प्रैक्टिस करें। इसी चैप्टर से 2 बहुत इंपॉर्टेंट और टॉपिक हैं, जिनमें से एक है मैक्लॉरेन सीरीज़ और दूसरा है टेलर सीरीज़। मैक्लॉरेन सीरीज़ के लेक्चर्स ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। एज सून एज पॉसिबल मैं टेलर सीरीज़ के भी लेक्चर्स अपलोड करूंगा। तो ये 3 टॉपिक मिलाकर 12 नंबर, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग का पेपर में आएगा, और इस चैप्टर से 2 MCQs हैं। टोटल 14 नंबर का ये चैप्टर है हमारा, जिसमें से आपका काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो टिल देन, जब तक कि मज़ीद कोई नया लेक्चर एक और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात नहीं होती, अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहें। मुझे और मेरे घर वालों को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें बेटा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।